अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 3 के साथ हम प्रोसीड करेंगे। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। उसके बाद हम लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस को हम दो तरीके से देखेंगे कि कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले ये है कि आप ट्रूथ टेबल के जरिए उसे प्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद ये है कि आप सिंबॉलिक डेरिवेशन के जरिए भी जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है उसको प्रूव कर सकते हैं। फाइनली एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जो है प्रेडिकेट लॉजिक। बेसिकली है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक का ही हिस्सा है, लेकिन उसमें हम कुछ डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। उसको आज हम शुरू करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर के अंदर जो है वो एंड होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रोपोजिशन की टाइप्स क्या हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है उसमें आप उसको तीन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइटोलॉजी है, एक कंट्राडिक्शन है और एक कंटिंजेंसी। टाइटोलॉजी एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन को आप कहते हैं जिसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ट्रू रहेगा। चाहे उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस हैं, जो उसकी एटॉमिक प्रोपोजिशंस हैं, उनकी कोई भी ट्रूथ वैल्यू होगी तो आपकी जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी। उसकी एग्जांपल क्या है? अ, अगर आप पी का डिसजंक्शन जो है वो नॉट पी के साथ कर दें या पी का डिसजंक्शन ट्रू के साथ कर दें, तो आप देख सकते हैं कि पी को आप कोई भी वैल्यू दें तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है ये हमेशा ट्रू रहेगी। कंट्राडिक्शन जो है वो ऑन द अदर हैंड क्या है कि एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स रहता है। ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है? जिस तरह आप ये देखते हैं कि अगर पी को आप नॉट पी के साथ एंड कर देते हैं, तो ये हमेशा फॉल्स रहेगा, चाहे चाहे पी की वैल्यू आप कोई भी रखें। इसी तरह पी को अगर आप उसका कंजंक्शन फॉल्स के साथ कर देते हैं तो ये भी हमेशा फॉल्स रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द पी। फाइनली कंटिंजेंसी जो है वो एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन है जो कि ना टाइटोलॉजी होती है और ना ही वो कंट्राडिक्शन होती है। लाइक उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। उसकी एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि पी डिसजंक्शन क्यू इम्प्लाइज आर। तो इसका अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं पे ट्रू होगी, कहीं पे फॉल्स होगी। तो इसको आप जो है वो कंटिंजेंसी कहते हैं कि जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। उसके बाद है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, आप दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस को इक्विवेलेंट कहते हैं। दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस को आप इक्विवेलेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपकी पहली कंपाउंड प्रोपोजिशन को आप P से डिनोट कर रहे हैं और दूसरी को Q से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर आपका P डबल इम्प्लीकेशन Q जो है ये टाइटोलॉजी है, ये आपका रिलेशन टाइटोलॉजी है, जहाँ पे P जो है ये भी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है और Q जो है ये भी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। तो आप ये कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो दोनों प्रोपोजिशंस हैं P और Q, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस को आप जो है वो डिनोट किस तरह से करते हैं? दो ऑपरेटर यूजुअली हम यूज करते हैं। एक ऑपरेटर ये है, इक्वल साइन की तरह है, लेकिन ये तीन लाइंस के साथ है। और दूसरा ऑपरेटर जो है वो ये है। ये दोनों ऑपरेटर जहां पे भी आपको नजर आएंगे इसका मतलब ये है कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। लेकिन हम अपने डिस्कशन में, अपने इस लेक्चर्स में जो है ये वाला ऑपरेटर ही यूज करेंगे जिसमें हमारे पास तीन लाइंस हैं। इसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए use करते हैं। तो एक ये तरीका था जिसके जरिए आप ये कहते हैं कि अगर P डबल इम्प्लीकेशन Q जो है वो एक टाइटोलॉजी है और P और Q दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं, तो P और Q जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है। दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि अगर कंपाउंड प्रोपोजिशन P और Q जो है उनके ट्रूथ टेबल सेम है, यानी ट्रूथ टेबल की हर रो के अंदर उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो आप ये कहते हैं कि ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं ये आपस में इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं इसको ट्रूथ टेबल के जरिए। अब हमने प्रूव क्या करना है कि अगर आपके पास P एंड Q की नेगेशन हो, लाइक आपके पास ये हो कि नॉट P एंड Q, यानी P एंड Q जो ब्रैकेट के अंदर है और नेगेशन उससे बाहर है, दिस इज इक्वल टू नॉट P डिसजंक्शन नॉट Q।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रूव करने के लिए पहला तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। पी और क्यू को हम यहाँ पे टेबल के पहले 2 कॉलम्स में रख लेते हैं और जो नॉट पी और नॉट क्यू है उसको नेक्स्ट 2 कॉलम में, और फाइनली जो लास्ट 2 कॉलम है उसमें हमने जो अपनी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो इक्वल हैं, उनको हमने रख लिया। तो ट्रूथ टेबल के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको पता है कि कैसे बनेंगे। पी और क्यू जो है पहले केस में दोनों ट्रू होंगे, दूसरे में पी ट्रू होगा, क्यू फॉल्स होगा, तीसरे में जो पी फॉल्स होगा, क्यू ट्रू होगा, और फाइनली पी और क्यू दोनों फॉल्स होंगे। नॉट पी के बारे में आपको पता है कि इसने नॉट ऑपरेटर या नेगेशन ऑपरेटर ने ये करना है कि पी की वैल्यू को इन्वर्स कर देना है। तो जहां पे पी ट्रू होगा नॉट पी फॉल्स हो जाएगा, और जहां पे पी फॉल्स होगा नॉट पी ट्रू हो जाएगा। इसी तरह नॉट क्यू जो है वो क्यू का नेगेशन। और जब आप P एंड Q के नेगेशन की बात करते हैं तो ये आपको वैल्यूज मिलती हैं कि इसका जो पहली वैल्यू है वो फॉल्स है। वो फॉल्स क्यों है? क्योंकि यही वो जगह है जहां पे P एंड Q जो है उसने ट्रू होना है और नेगेशन की वजह से फॉल्स हो जाए। ठीक है, लाइक ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि P और Q दोनों ट्रू हैं। P और Q दोनों ट्रू होने का मतलब ये है कि P एंड Q जो है वो ट्रू होगा, और P एंड Q अगर ट्रू होगा तो नॉट इनटू P एंड Q जो है ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी जगह पे चूंकि पी एंड क्यू जो है वो फॉल्स होगा और उसका नेगेशन जो है वो अल्टीमेटली ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखते हैं कि नॉट पी और नॉट क्यू जो है उसकी वैल्यूज अगर आप देखें तो आप ये देखेंगे कि ये सारा कॉलम जो है ये इससे लेफ्ट वाले कॉलम यानी ये वाले जो 2 कॉलम्स हैं ये दोनों जो है ये आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ट्रूथ टेबल के जरिए इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। अगर आप इसको देखना चाहें कि नॉट पी और नॉट क्यू जो है ये कैसे बना है, तो आप पहली रो में देखें तो पहली रो में नॉट पी भी फॉल्स है और नॉट क्यू जो है ये भी फॉल्स है। तो इन दोनों का डिस्टिंक्शन करेंगे वो फॉल्स रहेगा। उसके बाद है नॉट पी जो है वो फॉल्स है, नॉट क्यू ट्रू है। इन दोनों का डिस्टिंक्शन आप करेंगे नॉट क्यू जो है ये ट्रू है। इस रो का अगर आप यहाँ पे फॉल्स और ट्रू का कंजंक्शन करेंगे तो ये ट्रू होगा। इसी तरह यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कंजंक्शन जो है ये भी ट्रू होगा, और फाइनली आखिरी रो के अंदर जो फॉल्स और फॉल्स है उसका डिसजंक्शन जो है ये भी ट्रू होगा। सॉरी, ट्रू और ट्रू का कंजंक्शन जो डिसजंक्शन है ये भी ट्रू होगा। तो इस तरह से आपने ट्रूथ टेबल के जरिए जो है ये प्रूव कर दिया है कि जो आपके पास नॉट पी इन सॉरी negation of p and q is equal to या is equivalent to not p disjunction not p। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने चीज प्रूव की है ये डिमॉर्गन लॉ का एक हिस्सा है। उसका दूसरा हिस्सा जो है ये आपने खुद से प्रूव करना है। ये यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि दूसरा हिस्सा ये वाला है। इसको आपने खुद से प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। इसी तरह आपके पास ये है इम्प्लीकेशन का रिलेशनशिप है, इसको आपने प्रूव करना है। आप दोनों का ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ये साबित करेंगे कि ये आपस में इक्वल है। इसी तरह से आपने ये प्रूव करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि जो आपका डिसजंक्शन है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर कंजंक्शन। जिस तरह आपने मैथ में देखा होगा कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, या मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको भी आपने प्रूव करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट हम कुछ इक्विवेलेंस लॉज जो है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो इक्विवेलेंस है उसको आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं जिस तरह आप अरिथमेटिक इक्विवेलेंसेस जो है उनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये देखा होगा कि sin of 2x is equal to sin of 2x is equal to 2 sin x cos x।
तो इसमें आप करते क्या हैं, जब भी आपने किसी ऑपरेटर को, जब भी किसी एक्सप्रेशन में आप ये देखते हैं कि 2 sin x cos x इस तरह की चीज लिखी हुई है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं sin of 2x के साथ। तो यही काम जो है वो हम इक्विवेलेंसेस के साथ भी कर सकते हैं कि अगर हमें एक इक्विवेलेंस जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वो कहीं पे नजर आ जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो उसकी इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर P implies Q जो है वो लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे हम नॉट P डिसजंक्शन Q जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लॉज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ में आप ये करते हैं कि अगर P जो है इसको आप कंजंक्शन कर रहे हैं ट्रू के साथ, तो ये आपके पास P के बराबर होगा। इसी तरह P को अगर आप फॉल्स के साथ डिसजंक्शन कर रहे हैं तो ये भी P के बराबर होगा। आइडेंटिटी लॉ को आप इसी तरह से समझे जिस तरह आपके पास जो इंटीजर्स हैं, हर एक इंटीजर के लिए आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, वो 0 है। फॉर एग्जांपल 0 को अगर आप 3 में ऐड कर दें फिर भी वो 3 रहता है, आप उसको आप 5 में ऐड कर दें फिर भी वो 5 रहता है। और ये ट्रू है हर इंटीजर के लिए। इसी तरह जो आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जो कि 1 है, 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 7 के साथ, 10 के साथ, किसी भी इंटीजर के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही इंटीजर जो है वापस आ जाए। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो आइडेंटिटीज हैं, एक आपके पास कंजंक्शन की आइडेंटिटी है और एक आपके पास डिसजंक्शन की आइडेंटिटी। उसके बाद है डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ का मतलब ये है कि अगर P एक प्रोपोजिशन है, चाहे वो एटॉमिक हो चाहे वो कंपाउंड हो, उसका अगर डिसजंक्शन आप ट्रू के साथ कर देते हैं तो आपके पास ट्रू आएगा, P जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि P आर ट्रू में एक चीज तो ट्रू आ गई और यही वो चीज है जो आपको चाहिए होती है डिस्टिंक्शन। इसी तरह अगर आप P को जो है वो कंजंक्शन कर देते हैं फॉल्स के साथ, तो P की जो वैल्यू है वो इररेलेवेंट हो जाएगी और आपके पास हमेशा फॉल्स आएगा। तो जहां पे भी P एंड फॉल्स इस तरह का एक्सप्रेशन आपको नजर आएगा तो फिर आप क्या करेंगे कि उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं F के साथ। उसके बाद है नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट ये है कि एक प्रोपोजिशन अगर अपने आप के साथ ही डिसजंक्शन उसका हो रहा है या अपने आप के साथ ही उसका कंजंक्शन हो रहा है, तो उसको आप एक दफा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी P डिसजंक्शन P जो है वो भी P के इक्विवेलेंट होगा और P कंजंक्शन P जो है वो भी P के इक्विवेलेंट। उसके बाद है डबल नेगेशन। डबल नेगेशन जब होगी तो आपका नेगेशन खत्म हो जाएगा, यानी नॉट नॉट P इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आप जैसे कि आपको पता है कि आप सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं, ऑपरेटर जो है वही रहता है। तो इसमें होगा क्या कि अगर आपने P डिसजंक्शन Q लिखा है तो इसको आप चेंज कर देंगे Q डिसजंक्शन P में, आप उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आप P कंजंक्शन Q लिखा हुआ है और उसका आप ऑर्डर चेंज करके Q कंजंक्शन P कर देते हैं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ, उसमें होता क्या है कि एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि अगर आपके पास जो ऑपरेटर हैं वो एक ही तरह के हैं, यानी कि हम ये सारे ऑपरेटर जो है वो कंजंक्शन है या सारे ऑपरेटर जो है वो डिसजंक्शन के हैं, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है, जो अप्लाई होना है, उसको आपने कंट्रोल किया हुआ है ब्रैकेट्स के साथ। लाइक पहली जगह पे आप ये कर रहे हैं यहाँ पे कि आप P डिसजंक्शन Q और उसके रिजल्ट को R के साथ डिसजंक्शन कर रहे हैं, और दूसरी जगह पे आप ये कर रहे हैं कि Q को R के साथ डिसजंक्शन कर रहे हैं और उसके बाद इसको उसके रिजल्ट को P के साथ डिसजंक्शन कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है बराबर, यही केस जो है वो आपका कंजंक्शन के लिए आएगा कि आप पहले P और Q का कंजंक्शन कर लें फिर बाद में R के साथ कर लें, या आप पहले Q और R का कंजंक्शन कर लें और फिर उसको P के साथ मिला दें। तो ये चीजें भी जो है बराबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिसजंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर कंजंक्शन। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे P डिसजंक्शन Q एंड P डिसजंक्शन R। लाइक ये इसका रिजल्ट होगा कि P डिसजंक्शन Q एंड P डिसजंक्शन R। तो मोर और लेस आप यही चीज कर रहे होते हैं जब आप A इंटू बी प्लस सी को एक्सपैंड करते हैं, तो वो ये करते हैं कि ए बी प्लस ए सी। तो यही चीज जो है वो आप कर रहे हैं, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो
ये नीचे वाली लाइन में आप ये देख रहे हैं कि यही काम आप जो है वो दूसरे सिनेरियो में कर रहे हैं, जब आपके पास जो वायर जो ऑपरेटर है वो है कंजंक्शन का, और ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर है वो डिसजंक्शन का है। तो इसको आप लिखेंगे P एंड Q डिसजंक्शन P एंड R, ठीक है। उसके बाद डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास नेगेशन हो रही है, और नेगेशन एक ऐसे एक्सप्रेशन पे हो रही है जो कि कंजंक्शन है, तो जब आप नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो जो डिसजंक्शन होगी वो कंजंक्शन में चेंज हो जाएगी, जो कंजंक्शन होगी वो डिसजंक्शन में चेंज होगी। लाइक इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये एक डिसजंक्शन के ऊपर, पूरी डिसजंक्शन के ऊपर नेगेशन ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। तो जब आप इस ऑपरेटर को सब पे अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो आपकी डिसजंक्शन थी वो कंजंक्शन के अंदर चेंज हो। इसी तरह इसका दूसरा हिस्सा ये है कि नेगेशन ऑपरेटर है, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपके पास कंजंक्शन है, तो ये ऑपरेटर जब नेगेशन का दोनों पे अलग-अलग अप्लाई होगा, तो ये जो कंजंक्शन होगी वो आपकी डिसजंक्शन के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगी। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ ये कहता है कि P को अगर आप डिसजंक्शन कर रहे हैं P एंड Q के साथ, तो ये P के बराबर ही रह जाता है, ठीक है। P का अगर डिसजंक्शन आप P एंड Q के साथ कर रहे हैं तो ये P के बराबर रह जाता है। उसकी वजह ये है कि अगर ये डिपेंड, इसकी जो रिजल्ट है वो सिर्फ P पे डिपेंड कर रहा है। P अगर ट्रू हो जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाएगा। अगर ये P फाल्स हो जाएगा तो ना सिर्फ ये वाला हिस्सा फाल्स हो जाएगा, बल्कि ये वाली जो कंजंक्शन है ये भी फाल्स हो जाएगा। तो ये इस वजह से आप ये कहते हैं कि ये जो Q की वैल्यू है उसको P ने ऑब्जर्व कर लिया, वो इस पूरी जो प्रोपोजिशन है इसके रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। इसी तरह अगर आप P एंड P और Q करते हैं तो तब भी यही केस होगा कि ये P के बराबर आ जाएगा, यानी अगर P ट्रू होगा तो ये पूरी जो प्रोपोजिशन है ये ट्रू हो जाएगी, अगर P फॉल्स होगा तो ये पूरी प्रोपोजिशन जो होगा। उसके बाद है आपके पास ट्रिवियल टाइटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। इसमें जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं कि P डिसजंक्शन नॉट P जो है ये हमेशा ट्रू के बराबर होगा, और P कंजंक्शन नॉट P जो है ये हमेशा फॉल्स के बराबर होगा। उसके बाद ये है कि आपने कुछ इक्विवेलेंसेस जो हैं वो देख लिए हैं, इक्विवेलेंस लॉज जो है वो देख लिए। अब आपने ये देखना है कि एक ऑपरेटर जो है उसको आप इन टर्म्स ऑफ अदर ऑपरेटर्स जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दीज इक्विवेलेंसेस, ठीक है। तो अभी हमें ये टास्क दिया गया है कि हमने ये वाला जो ऑपरेटर है P एक्सक्लूसिव RQ, अभी मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इसको हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन नॉट Q डिसजंक्शन नॉट P कंजंक्शन Q, ठीक है। तो इसको हम जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है, किस तरह से प्रूव करना है, इसको हमने जो है वो सिंबॉलिक डेरिवेशन के जरिए करना है, ना कि हमने ट्रूथ टेबल के जरिए करना है। इसमें आई थिंक इसमें एक चीज जो है वो मिस हो गई है, मुझे उसको देखना पड़ेगा। सॉरी, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ अभी, और सॉरी, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड में हम ये कर रहे हैं, इस स्लाइड में आप ये कर रहे हैं कि आप P एक्सक्लूसिव RQ की जो है वो एक इक्विवेलेंट फॉर्म लिख रहे हैं। लाइक आप ये कर रहे हैं कि ये आपके पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ये उसकी आप इक्विवेलेंट फॉर्म लिख रहे हैं। ये इक्विवेलेंट फॉर्म जो है ये क्या है,
ये आपको ये बता रही है कि P एक्सक्लूसिव आर Q जो है ये किसके बराबर है, P एंड नॉट Q, यानी P ट्रू हो और Q जो है वो फाल्स हो जाए, या डिसजंक्शन नॉट P एंड Q, के P जो है वो फाल्स हो और Q ट्रू हो। इस पूरे को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो उसके जो कहने का मतलब होगा वो ये होगा कि P ट्रू होगा तो Q फाल्स होगा और Q अगर ट्रू होगा तो P फाल्स होगा। तो यही एग्जैक्टली वो चीजें हैं जो हम एक्सक्लूसिव आर के अंदर कह रहे हो। तो ये वाली जो राइट साइड है इसको लेकर हम चलते हैं और इसको फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अगर ऊपर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, लाइक आप ये कह रहे हैं कि ये वाला यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर है विच इज डिसजंक्शन है और यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन है, तो उससे होगा क्या कि ये वाला जो पूरा पार्ट है P एंड नॉट Q, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नॉट P के ऊपर भी और Q के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि P एंड नॉट Q डिसजंक्शन नॉट P। P एंड नॉट Q कहाँ से आया, P एंड नॉट Q आपके पास आपने इस पूरे को लिख दिया। डिसजंक्शन कहाँ से आया, डिसजंक्शन आपके पास यहाँ से आया। नॉट P कहाँ से आया, नॉट P आपने इसका जो दूसरी साइड जिसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी ये वाला जो प्रोपोजिशन का पार्ट ले। एंड कहाँ से आया, एंड आप यहाँ से ले रहे हैं क्योंकि जो आपका डिस्जंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एंड के ऊपर, तो एंड जो है वो दरमियान में है। उसके बाद ये पार्ट जो है ये कहाँ से आया, ये दोबारा आपने यहाँ से लिया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का ये दूसरा हिस्सा है। उसके बाद आर कहाँ से आया, आर फिर आपके पास यहाँ से आया क्योंकि आर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड के ऊपर। और फाइनली क्यू आपके पास कहाँ से आया, क्यू आपके पास यहाँ से आया। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए ये पहली लाइन पे जो स्टेटमेंट लिखी थी उसको हमने दूसरी में कन्वर्ट कर, ठीक है। उसके बाद अभी मैं इसकी जो अरेज कर रहा हूँ, जो अभी मैंने हाईलाइटिंग की है ताकि जो नेक्स्ट लाइन पे ऊपर हम जाएं तो उसको हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में हम ये कर रहे हैं कि सिंपल कम्यूटेटिव लॉ, यानी नॉट P को पहले लिख देंगे और ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको बाद में लिखेंगे, नॉट P डिसजंक्शन P एंड नॉट Q। इसी तरह हम Q को पहले लिख देंगे और P एंड नॉट Q को बाद में लिखें, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो डिसजंक्शन है और यहाँ पे कंजंक्शन है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम क्या लिख सकते हैं, नॉट P हम यहाँ से लेंगे और ये डिसजंक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और P जो है वो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब ये वाला एंड कहाँ से आया, ये एंड जो है वो और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिसजंक्शन ये वाली जो है, ये वाली जो डिसजंक्शन है ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये दरमियान में, ठीक है। तो उसके बाद हम ये कह रहेंगे कि नॉट पी अगेन यहाँ से ही आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और चूंकि आपके पास ये वाला पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विच इज डिसजंक्शन, तो ये भी यहीं से ही आएगा। और फाइनली नॉट क्यू आपके पास कहाँ से आएगा, नॉट क्यू आपके पास यहाँ से आएगा, ठीक है। यही काम आपने एग्जैक्टली जो है वो राइट साइड वाली, ये एंड जो है ये ऊपर से ही आ रहा है, इसको हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो ये एंड यहाँ से तो एज इट इज कॉपी ओवर हुआ है पिछली लाइन से। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लेफ्ट साइड पे अप्लाई की है वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमने ये राइट साइड यानी इस पार्ट के ऊपर अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया, क्यू डिसजंक्शन पी एंड क्यू डिसजंक्शन नॉट क्यू, ठीक है। अभी दोबारा मैं इसको जो हाईलाइटिंग है इसको मैं खत्म कर रहा हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट लाइन में अगर जब हमने जाना है तो हम उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि नॉट पी डिस्टिंक्शन पी जो है ये एक, इसका हमें पता है कि ये ट्रू के बराबर होता है। ट्रिवियल टाटोलॉजी जो रूल है उसके मुताबिक हमें पता है कि ये चीज जो है वो। इसी तरह क्यू डिसजंक्शन नॉट क्यू जो है ये भी ट्रू के बराबर होता है। तो इस लाइन में हमने सिंपली ये किया है कि ये जो दो चीजें हैं उनको ट्रू के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो हमें ये पता है कि टी एंड सम प्रोपोजिशन, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। जब इसका हम एंड टी के साथ करेंगे तो जो टी है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये प्रोपोजिशन रह जाएगी, ये आइडेंटिटी लॉ के साथ।
और यही काम हमने इसके साथ भी किया है कि ये एक प्रोपोजिशन थी जो कि कंजंक्शन हो रही थी टी के साथ, तो हमने टी को खत्म कर दिया और सिर्फ क्यू और पी जो है उसको लिख। फाइनली सॉरी, जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें हमने ये किया है कि ये वाला जो पोर्शन था विच वाज नॉट पी डिसजंक्शन नॉट क्यू, इसमें से जब हमने नॉट को बाहर निकाला है तो ये वाली जो डिसजंक्शन है, ये डिसजंक्शन ये कंजंक्शन में जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, और जो बाकी राइट पार्ट है Q और P का और जो एंड है इंक्लूडेड जो कंजंक्शन ऑपरेटर है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। सिर्फ यहाँ पे हमने जो नेगेशन ऑपरेटर है उसको बाहर निकाला और डिमॉर्गन लॉ की वजह से हमने लिखा है कि जो हमारी अंदर वाली जो कंजंक्शन जो डिसजंक्शन थी वो कंजंक्शन के अंदर थी। फाइनली हमने सिंपली रीअरेंजमेंट की है, यानी ये वाला पार्ट जो है इसको हम शुरू में ले हैं और उसको भी Q और P की बजाय हमने P और Q लिख दिया है, और ये डिसजंक्शन को जो है वो हम बाद में लेंगे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सिंबॉलिक डेरिवेशन है उसके जरिए ये प्रूव कर दिया है कि P एक्सक्लूसिव आर Q जो है वो किसके बराबर होता है, वो P आर Q के बराबर। इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नॉट P एंड Q। ठीक है, तो ये आपको ब्रैकेट्स जो है वो सही आइडिया दे रही हैं कि आपने जो है वो नेगेशन पूरे कंजंक्शन के ऊपर अप्लाई करनी है, और यहाँ पे जो आपका डिसजंक्शन है वो P और Q के ऊपर आएगा, और ये जो जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसको आप एंड करेंगे या उनका कंजंक्शन। इसी से रिलेटेड अभी एक और एग्जांपल हम करेंगे जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी इससे, और उसको भी हम सिंबॉलिक डेरिवेशन से करेंगे। जो पहले हमने चीजें पढ़ी हैं उसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें ये कहा जा रहा है कि P इम्प्लाइज Q जो है वो नॉट P और Q के बराबर होता है, इसी तरह कुछ और चीजें जो हैं जो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, उसमें ये तो हम दूसरी दफा देख रहे हैं कि P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q। इसी तरह बाई कंडीशनल इम्प्लीकेशन जो है इसके बारे में हमें पता है, या हम इसको प्रूव कर सकते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल कि ये किसके बराबर होती है, ये P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P के बराबर। इसी तरह हमें ये भी पता है, ये चीज हमने एक ट्रुथ टेबल के जरिए भी देखी थी कि P डबल इम्प्लीकेशन Q जो है दैट इज द नेगेशन ऑफ P एक्सक्लूसिव R Q। ठीक है, तो ये जो हमने अभी देखी हैं कुछ इक्विवेलेंसेस और जो इससे पहले हमने लॉज पढ़े हैं, उसको यूज करते हुए हम अभी एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, अभी हमें ये प्रूव करना है इस एग्जांपल में कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू P एंड नॉट P। ठीक है, तो इसमें से हम सिंपली ये कर लेते हैं कि हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लेते हैं। उसको लेने के बाद हमें ये करते हैं कि ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है P इम्प्लाइज Q, इसका रिप्लेसमेंट लिख देते हैं। इसके P इम्प्लाइज Q के बारे में हमें पता है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट P डिसजंक्शन Q, तो हमने इसको लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हमने ये करना है कि नेगेशन ऑपरेटर को अंदर ले आना, तो वो क्या होगा, नॉट नॉट P, और ये जो आपके पास डिसजंक्शन है ये इनवेरिएबली कंजंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगी डिमॉर्गन लॉ की वजह से, और जो Q है उसके साथ भी नेगेशन है। और फाइनली आपको पता है कि ये जो ये वाली चीज है ये डबल नेगेशन लॉ की वजह से नॉट नॉट P जो है ये P के बराबर रह जाएगी, और उसके बाद जो कंजंक्शन है वो एज इट इज रहेगी और नॉट Q जो है वो एज इट इज रहेगा। तो ये जो एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसको हमने प्रूव किया बाय सिंबॉलिक डेरिवेशन, जो इक्विवेलेंसेस हमें पहले से पता थी उनको यूज करते हुए हमने एक जो नई इक्विवेलेंस है उसको एस्टेब्लिश कर। उसके बाद ये एग्जांपल है जो अभी हमें करनी है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि P एंड नॉट Q इम्प्लाइज P exclusive R is equivalent to not P disjunction Q disjunction not R। और ये हमने करना ये है कि हमने यूजिंग सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस करना।
तो हम ये करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, यही हमने उसी से शुरू किया है अभी। उसके बाद हम ये करते हैं कि ये जो हमारी डेफिनेशन थी इम्प्लीकेशन की, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। अगर हम ये समझें कि ये पूरे का पूरा जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो था ये P है और ये जो पूरे का पूरा है Q है, तो जो हम ये कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू नॉट P R Q, तो नॉट P जो है ये पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ आ जाए, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि नेगेशन ऑफ P एंड नॉट Q और P एक्सक्लूसिव आर R। तो ये P एक्सक्लूसिव आर R जो है ये Q की जगह पे था, तो इसको हमने एज इट इज जो है वहीं पे लिखा। अब नेक्स्ट जो है वो हमने ये करना है कि जो हमारे पास एक्सक्लूसिव आर की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड। एक्सक्लूसिव आर की हमारे पास जो भी डेफिनेशन जो अभी हमने प्रूव भी की थी, वो ये है कि P डिसजंक्शन R हो एंड नॉट ऑफ P एंड R, यानी कि P डिसजंक्शन R तो ट्रू हो लेकिन P कंजंक्शन R जो है वो फॉल्स हो जाए। तो ये जो हमने इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंट फॉर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमने जो एक्सक्लूसिव आर को यहाँ पे एक्सपेंड किया, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो हमने लाइन रेड की हुई है इसको हम एक्सपेंड करेंगे और इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा नॉट P डिसजंक्शन Q, ठीक है। उसके बाद बाकी पार्ट जो है उसी तरह से आ रहा है, ये डिसजंक्शन वैसे ही आ रही है और यहाँ से लेकर ये लाइन जो है ये भी ऊपर वाली लाइन से कॉपी ओवर हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद हम कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि हम ये कर रहे हैं कि नॉट P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन दिस होल एक्सप्रेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये है कि नॉट P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन दिस होल एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ऑपरेटर सेम है, दोनों डिसजंक्शन हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको P को दूसरी साइड पे ले लें, ठीक है। P को दूसरी साइड पे हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये नेगेशन ऑफ P और दूसरी साइड पे P जो है वहां पे मौजूद है, तो P और नॉट P जो ये हो सकता है कि आपस में कैंसल आउट हो। तो ये करने के लिए हम पहले ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। ऑर्डर हम क्यों चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर हम इसलिए चेंज कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ के जरिए हम चेंज कर सकते हैं कि P डिसजंक्शन Q इज इक्वल टू Q डिसजंक्शन P। और नेक्स्ट लाइन में हम वो काम कर रहे हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमने एसोसिएशन को चेंज कर दिया। ये लाइक हमने वो ब्रैकेट को खत्म कर दिया क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर जो थे ये भी डिसजंक्शन का ऑपरेटर है और ये भी डिसजंक्शन का ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट लाइन में हम ये कहते हैं कि ये जो P है इसकी डिसजंक्शन हमने पहले करनी है और उसके बाद जो Q है उसकी डिसजंक्शन हम बाद में करें, यानी नॉट P की जो डिसजंक्शन है ये पहले करेंगे और Q की डिसजंक्शन बाद में करेंगे। तो नॉट P को हम ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं और Q को हम ब्रैकेट के बाहर रहने देते हैं, ठीक है। ओके, ये वाली लाइन उसी तरह से है, ये पिछली स्लाइड से उसी तरह से कॉपी की है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। पहली लाइन को जब हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, डिसजंक्शन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, कंजंक्शन। तो ये जो डिसजंक्शन है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर कंजंक्शन, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि नॉट P आर R, ठीक है, यानी नॉट P डिसजंक्शन P डिसजंक्शन R। इसी तरह ये एंड जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड के ऊपर चूंकि और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एंड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम नॉट P फिर यहाँ से लेंगे और फिर हमारे पास ये डिसजंक्शन आ जाएगी ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और ये चूंकि हमारे पास जो है ये कंजंक्शन ऑपरेटर है, उसके ऊपर नेगेशन भी अप्लाई हो रही है, तो इसको हम खोल के नहीं लिख रहे। दूसरी साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये हमने खोल के लिखा हुआ है। ये हमने खोल के इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऑपरेटर जो थे वो दोनों एक तरह के थे, यहाँ पे ऑपरेटर डिफरेंट है, तो हमें ब्रैकेट जो है उनको मेंटेन रखना है ताकि उसकी जो प्रेसिडेंस है वो वहीं पे मौजूद। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम ये कर रहे हैं कि
नॉट पी और पी, यानी ये वाला हिस्सा, ये हमें पता है कि ये ट्रिवियल टाटोलॉजी के जरिए ये ट्रू के बराबर होता है, तो इसको हमने सिंपली लिख दिया कि दिस इज ट्रू डिसजंक्शन आर, और ये एंड ऑपरेटर जो है ऊपर से आ रहा है, और यहाँ पे हमने दोबारा से, यानी ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हमने दोबारा क्या किया, सबसे पहले तो हमने डिमॉर्गन जो लॉ है वो लगाया, यानी नॉट पी डिसजंक्शन आर किसके बराबर हो जाएगा, नॉट पी डिसजंक्शन नॉट आर, सॉरी ऊपर मैं गलत बोल गया, कि नॉट ऑफ पी कंजंक्शन आर किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होगा नॉट पी डिसजंक्शन नॉट आर के। अब चूंकि दोनों ऑपरेटर्स जो है वो एक तरह के हैं, तो हमने इनके दरमियान में जो ब्रैकेट थी वो भी खत्म कर दी, ठीक है, चूंकि वो एक ही लेवल ऑफ प्रेसिडेंस पे। तो यहाँ पे भी अगर आप ये देखेंगे कि नॉट पी और नॉट पी है, अगर आप इसको देखें तो यूजिंग आइडेम्पोटेंट लॉ आप इसको एक दफा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हमने ये नेक्स्ट लाइन के अंदर किया हुआ है कि नॉट पी और नॉट पी को एक दफा लिख दिया नॉट पी, और नॉट आर जो है उसी तरह से डिसजंक्शन के जरिए। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हुआ है डोमिनेशन की वजह से, क्योंकि आपको पता ये है कि टी डिसजंक्शन आर, यानी आप ट्रू का डिसजंक्शन किसी भी वेरिएबल के साथ कर देंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ट्रू लिख दिया और आर यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद हमें ये पता है कि जब टी को हम कंजंक्शन करते हैं किसी प्रोपोजिशन के साथ, यानी ये टी है और ये हमारे पास वो प्रोपोजिशन है जिसके साथ हम कंजंक्शन कर रहे हैं, तो टी खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास सिर्फ ये प्रोपोजिशन जो है ये रह जाएगी। ये क्यों रह जाएगी, ये आपके पास आइडेंटिटी की वजह से रह जाएगी, क्योंकि ट्रू जो है ये आपकी कंजंक्शन की आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ से क्या किया है कि इस लाइन में हमने ट्रू को खत्म कर दिया और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है रहने दिया कि नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर। फाइनली हमने ये किया है कि कम्यूटेटिव लॉ के जरिए क्यू को एंड पे लिख दिया और ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है इसको पहले लिख दिया। उसके बाद चूंकि ये सारे जो है वो एक तरह के ऑपरेटर हैं, यहाँ पे भी डिसजंक्शन हो रही है और यहाँ पे भी डिसजंक्शन हो रही है, तो हम इसको खोल के लिख देते हैं और उसका ऑर्डर जो है वो हमने सिंपली चेंज किया। तो इस चीज को ये अगर हम देखें तो ये वही चीज है जो हमसे शुरू में कहा गया था कि ये हमने प्रूव कर। तो इस तरह से आप यूजिंग सिंबॉलिक डेरिवेशन उसी तरह से चीजें जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस प्रूव कर सकते हैं। ये उसी तरह से जिस तरह आप अलजेब्रिक इक्वेशंस जो है उनको सॉल्व करते हैं, आप ये देखते हैं कि ये चीज जो है इसके बराबर है, उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं। आप बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, आप चीजों को या एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं और उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, और इवेंचुअली आप एक रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई या सॉल्व नहीं कर सकते, और उसको आप कहते हैं कि ये हमारी एक नई इक्विवेलेंस जो है ये हमने एस्टेब्लिश कर। उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक है इससे रिलेटेड ही, लेकिन प्रेडिकेट लॉजिक जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रेडिकेट क्या होते हैं और प्रेडिकेट लॉजिक क्या होती है, इसको जानने से पहले एक सेंटेंस जो है उसको अगर आप गौर करें कि उसको अगर आपको प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर कन्वर्ट करना हो तो कैसा रहेगा, क्या आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट 1 हैज विजिटेड मैक्सिको, स्टूडेंट 2 हैज विजिटेड मैक्सिको, एंड स्टूडेंट 3 हैज विजिटेड मैक्सिको, एंड स्टूडेंट 4 हैज विजिटेड मैक्सिको, एंड सो ऑन। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है वो इस क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, एक अहमद है, एक अली है और एक यासर है। तो उसको इसको हम कन्वर्ट करने के लिए ये 3 प्रपोजिशंस बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि P1 ये है कि अहमद हैज विजिटेड मैक्सिको, P2 ये है कि अली हैज विजिटेड मैक्सिको, P3 ये है यासिर हैज विजिटेड मैक्सिको। तो ये जो स्टेटमेंट थी कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको, तो इसको हम एक कंजंक्शन के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हम इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू P1 एंड P2 एंड P3। लेकिन क्या होगा जब आपके पास, जिस तरह यूजुअली आपकी क्लास में स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स,
तो क्या आप 100 प्रोपोजिशंस बनाएंगे? ठीक है, तो क्या इसको, इस तरह के स्टेटमेंट्स को, इस तरह के जो स्टेट जो सिनेरियोज हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई इससे बेहतर तरीका है? इसी की मोटिवेशन जो है उसको आप एक और स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक और स्टेटमेंट है, फॉर एवरी इंटीजर एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो पहले तो हमारे पास क्लास की एग्जांपल थी, उसमें हमने सपोज कर लिया कि 3 स्टूडेंट हैं, हमने 3 प्रोपोजिशन बनाई और उनका एक जो है वो कंजंक्शन उसके जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जो सेट ऑफ इंटीजर है ये तो इनफाइनाइट है, इसके लिए हम क्या करें? क्या हम ये लिखेंगे कि 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड सो ऑन? तो क्या इसको कंसाइज तरीके से हम कर सकते हैं? तो ये मोटिवेशन जो है ये बिल्ड करने के बाद जो है वो हम एक चीज जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, वो है आपके पास प्रेडिकेट्स या प्रोपोजिशनल फंक्शन। उसमें बेसिकली आप करते ही ये है कि एक प्रोपोजिशनल फंक्शन जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है गिवन इट्स इनपुट वेरिएबल, और उसके साथ हमें क्वांटिफायर्स की भी जरूरत है। अभी क्वांटिफायर्स को हम इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे, प्रोपोजिशनल फंक्शंस जो है उनको हम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उससे पहले हम ये जो स्टेटमेंट है जो अभी हमने लिखी थी कि अली हैज विजिटेड मैक्सिको, इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। इसमें एक अली है विच इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, या सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है या एंटिटी हो सकती है, जिसके बारे में ये पूरा सेंटेंस कुछ ना कुछ असर्ट कर रहा है। तो ये सेंटेंस क्या असर्ट कर रहा है कि अली हैज विजिटेड मैक्सिको। इसमें अली जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या एंटिटी है, और हैज विजिटेड मैक्सिको क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हैज विजिटेड मैक्सिको जो है वो इसको हम कहते हैं कि ये एक प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसको हम मॉडल करते हैं एज ए प्रोपोजिशनल फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? मैथ के अंदर भी आपने देखा होगा कि फंक्शन जो है वो एक इनपुट वेरिएबल लेता है, एक या एक से ज्यादा, और आपके पास जो है वो एक सिंगुलर वैल्यू जो है वो आउटपुट करता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स होंगे वो भी आपसे इनपुट्स लेंगे और आपको आउटपुट क्या देंगे। चूंकि वो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है तो उनकी आउटपुट या ट्रू हो सकती है या फॉल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको हम ये कहते हैं कि p ऑफ x जो है ये एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। एक्सक्यूज मी। तो ये वेरिएबल क्या स्टेट कर रहा है, या ये फंक्शन, सॉरी, ये जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है ये क्या स्टेट कर रहा है? ये कह रहा है कि x हैज विजिटेड मैक्सिको। अब x की जगह पे जब भी हम कोई वैल्यू जो है वो इंस्टेंशिएट करेंगे, इस पर जब भी हम कोई वेरिएबल को x को वैल्यू पास करेंगे, तो ओनली देन इट बिकम्स अ प्रोपोजिशन। लाइक p ऑफ अहमद जब हम कहेंगे तो ये प्रोपोजिशन होगी, p ऑफ x जब हम कहेंगे तो ये एक प्रेडिकेट होगा, क्योंकि प्रोपोजिशन के लिए जरूरी है कि आपको उसकी ट्रुथ वैल्यू का पता। p ऑफ x की ट्रुथ वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। p ऑफ x की ट्रुथ वैल्यू के बारे में हम ना ये कह सकते हैं कि वो ट्रू है, ना ये कह सकते हैं कि फॉल्स। जब उसके अंदर वैल्यू प्लग इन होगी, जब उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू हम देंगे, तो तब हम कह सकेंगे ये ट्रू है। उसके बाद इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कन्वेंशन ये है कि हम जो प्रोपोजिशनल फंक्शंस होंगे उनको कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो आपके पास प्रेडिकेट्स होंगे, जो आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे, उनको आप लोअर केस लेटर्स के साथ करें। और ये फाइनली यही लिखा है कि अप्लाइंग अ प्रेडिकेट और सब्जेक्ट इज अ प्रोपोजिशन, जिस तरह अभी हमने बात की है। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि p ऑफ x x हैज विजिटेड मैक्सिको, दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन p ऑफ अली के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन जो है ये ट्रू है। इसके बारे में हमने पहले से अजम्पशन ली हुई है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो प्रोपोजिशनल फंक्शंस हैं, एक तो प्रेडिकेट था। प्रेडिकेट हमने देखा है कि जो स्टेटमेंट थी कि अली हैज विजिटेड मैक्सिको, उसमें हमने कहा था जी कि अली जो है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या एंटिटी है, और हैज विजिटेड मैक्सिको जो है ये एक ऐसा पार्ट है जिसको प्रेडिकेट कहते हैं। उसके नतीजे में हमने एक प्रोपोजिशनल फंक्शन देखा है जो कि सिर्फ एक इनपुट ले रहा है।
लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोपोजिशनल फंक्शंस को जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? आप उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स जो है वो दे सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा, जो उसकी आउटकम होगी, वो हमेशा एक वैल्यू होगी, और वो या ट्रू होगी या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है पी एक्स वाई जी। वो ये कहता है कि एक्स प्लेड क्रिकेट विद वाई एट जेड। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में ऑब्वियसली हमें नहीं पता है, क्योंकि ना हमें पता है कि एक्स कौन है, ना पता है वाई कौन है, और ना हमें ये पता है कि जेड किस जगह का नाम। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि पी अली यासिर इकबाल स्टेडियम, तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि अली प्लेड क्रिकेट विद यासिर एट इकबाल स्टेडियम। ये एक पार्ट मिस हो गया, इसको मैं अभी फिक्स कर देता हूँ। विद यासिर एट इकबाल स्टेडियम। इसी तरह से अगर आप देखें कि हम एक नया जो है वो एक डिफाइन करते हैं प्रेडिकेट या एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल पी ऑफ एक्स, और हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है, ये इस चीज को स्टेट कर रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो जब हम पी ऑफ 4 करेंगे तो ये ट्रांसलेट होगा 4 इज ग्रेटर देन 5। ऑब्वियसली ये फॉल्स है। जब हम पी 5 करेंगे तो ये ट्रांसलेट होगा कि 5 इज ग्रेटर देन 5। तो ये भी फॉल्स है। लेकिन जब हम पी ऑफ 9 करेंगे और ये ट्रांसलेट होगा, ये 9 होना चाहिए था, इसको भी अभी मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये ट्रांसलेट होगा 9 इज ग्रेटर देन 5 के साथ। ओके, अभी हम चलते हैं अपना जो कुछ एक और एग्जांपल की तरफ। उसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि सी जो है ये एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है और एक्स वाई वेरिएबल ले रहा है, और सी ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या स्टेट कर रहा है? वो ये कह रहा है कि एक्स इज द कैपिटल ऑफ वाई। तो जब हम सी को इंस्टेंशिएट करेंगे इस्लामाबाद और पाकिस्तान के साथ, तो उसका मतलब ये होगा कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो हमें ये पता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसी तरह जब हम सी को इंस्टेंशिएट करेंगे लाहौर और पंजाब के साथ, तो उसका मतलब ये है कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये भी ट्रू है। अगर हम सी को इंस्टेंशिएट करेंगे सखर और सिंध के साथ, तो ये इसका मतलब ये होगा कि सखर इज द कैपिटल ऑफ सिंध। ये स्टेटमेंट हमें पता है कि ये फॉल्स। इसी तरह जब हम सी को इंस्टेंशिएट करते हैं वाशिंगटन डीसी और यूएसए के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, और ये स्टेटमेंट का भी हमें पता है कि ये ट्रू है। फाइनली अगर हम सी को इंस्टेंशिएट करते हैं लंदन और आयरलैंड के साथ, तो इसका मतलब ये है कि लंदन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, और ये स्टेटमेंट के बारे में हमें पता है कि ये फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास एक प्रोपोजिशनल फंक्शन होगा, दोबारा मैं इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि प्रोपोजिशनल फंक्शन की जो ट्रूथ वैल्यू है उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकेंगे, इसलिए हम उसको प्रोपोजिशन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसको इंस्टेंशिएट करेंगे, जब हम उसको वेरिएबल्स की वैल्यू देंगे, तो तब वो एक प्रोपोजिशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, प्रोपोजिशनल फंक्शंस जो है उनको हमने पढ़ लिया, लेकिन इस तरह के जो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैं ये कहता हूँ, जो जिस स्टेटमेंट से हमने शुरू किया था, इसकी प्रेडिकेट लॉजिक को हमने शुरू किया था कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मेक्सिको। तो इवन आफ्टर प्रोपोजिशनल फंक्शंस एंड प्रेडिकेट्स, हम किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? या हम ये कैसे कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर हैज एन एडिटिव इनवर्स? या हम इस चीज को कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि एवरी इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? या हम इस चीज को कैसे लिखेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक में कि फॉर एवरी इंटीजर एक्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो है, इनको हैंडल करने के लिए हमें क्वांटिफायर्स जो है वो चाहिए। तो क्वांटिफायर की डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो अभी तक के लिए यही है, और आपके लिए ये है कि आपने बुक को साथ लाजमी पढ़ना है और उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको लाजमी। अल्लाह हाफिज।